उस दिए के पास छोड़ा जाएगा जहां जलने से पतंगे का जन्म सार्थक हो जाता है। आइए चलें, सामान बाद में आ जाएगा। सामने नक्शा टंगा हुआ था। राजेश जयंत को संबोधित कर रहे थे। यूं हमने कितने ही चेक पोस्ट बनाए हैं, परंतु शरणार्थी इतने स्थानों से और इतनी अधिक संख्या में सीमा पार कर रहे हैं कि फिर भी कुछ चूक हुई है, और इस प्रकार अनुमान है कि कुछ पाकिस्तानी जासूस बांग्लादेश से भी भारत पहुंचे हैं। परंतु इसके अतिरिक्त और राहों से भी पाकिस्तानी जासूस भारत के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही भारत में पाकिस्तानी एजेंट हैं। इस समय उनका प्रयत्न है कि वह आपस में तालमेल स्थापित करके तोड़फोड़ के कुछ कार्य करें। इससे अधिक कुछ कर सकने की उनकी स्थिति है भी नहीं। जयंत ने पूछा, हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है कि हम सभी सीमावर्ती प्रांतों में कुछ पाकिस्तानी जासूसों की लिस्ट बना चुके हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हमारा ख्याल है कि उनकी संख्या अधिक है। कुछ को गिरफ्तार करके हम उनमें से अधिकांश को सतर्क नहीं करना चाहते। इस नीति से कोई दुर्घटना भी तो घट सकती है। हाँ, दुर्घटना घट सकती है, परंतु वह दुर्घटना सह लेने से हम आशा करते हैं कि जल्दी ही अधिक पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी सफलता के लिए हम छोटे दांव हार सकते हैं। हाँ, राजेश ने निसंकोच बात स्वीकार की। झल लाकर जयंत बोला, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमें जितने जासूस नजर में हैं उन्हें घेर लेना चाहिए, और जैसे मूंगफली में से तेल निकलता है, इस तरह उन लोगों से भेद निकालने चाहिए। राजेश हंसे। राजेश और जयंत के अतिरिक्त लंदन बंगाल भी था, वह भी मुस्कुराया। हंसकर राजेश बोले, तुम नहीं बदलोगे जयंत। इस शिकायत को सुनकर जयंत को गर्व हुआ। मुझे कोई बदल भी नहीं सकता। मान लो तुम्हें बांग्लादेश भेजने के लिए बुलाया गया हो। क्या? जयंत चौंका। और मान लो कि तुम वहां पहुंचकर पाकिस्तानी सेना के हाथ पड़ जाओ, क्या मुसीबत है? यानी कि हर शगुन खराब। मुझे ये पूछना है कि वैसी स्थिति में क्या तुम तेल वाली मूंगफली बन जाओगे? कौन कहता है? कोई नहीं कहता मेरे भाई। जासूस कोई चोर उचक्का नहीं होता जो इतनी आसानी से मूंगफली बन जाए। वैसे शगुन अच्छा है। यानी तुम्हें बांग्लादेश नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि चेरंगी के बढ़िया होटल फीनिक्स में भेजा जा रहा है। वहाँ तुम गुजराती सेठ बनकर टिकोगे। नंदन सान्याल तुम्हारे बंगाली सलाहकार होंगे। वहाँ एक कैबे डांसर है, शीरी। मैं औरतों के झगड़े में नहीं पड़ा करता। शीरी के पास निरंतर एक पाकिस्तानी जासूस आता है। इसी कारण शीरी पर संदेह हुआ। कहा जाता था कि यह लंदन के इवनिंग स्टार रेस्तरां की डांसर है, परंतु मालूम हुआ है कि वहाँ कभी कोई शीरी नाम की डांसर नहीं रही। आपके लिए उसके बराबर ही रूम सूट बुक करा दिया गया है। आपको और नंदन सान्याल को उसका और उसके माध्यम से दूसरे जासूसों का पता लगाना है, बड़े भाई। जयंत ने टोका। फरमाए, आप जानते हैं कि मुझे औरतों के मामलों में दिलचस्पी नहीं होती। सवाल दिलचस्पी का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का। वही तो मैं कहता हूँ। शायद मैं जिम्मेदारी पूरी न कर सकूं। पराये औरत के सामने मैं नर्वस हो जाता हूँ। फिजूल की बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। दरअसल मैं कुछ फौजी अधिकारियों के साथ त्रिपुरा जा रहा हूँ, शायद कल तक लौटूं। नंदन सान्याल को मैंने सभी कुछ समझा रखा है। अब मैं चलता हूँ भाई। राजेश सचमुच चले गए। लंदन बंगाल कुछ क्षण मौन बैठे जयंत को देखता रहा, फिर बोला, सर। जयंत ने मानो सुना ही नहीं। मिस्टर जयंत। यकायक जयंत बम के गोले की तरह फूटा। मिस्टर लंदन बंगाल, मुझसे दूर रहो। मैं दूध की तरह उफन रहा हूँ। सामने होने पर मैं किसी का कत्ल तक कर सकता हूँ। यानी कि सभी मुझे उल्लू समझते हैं। तीसरे पहर रात भर गुलजार रहने वाला होटल फीनिक्स कुछ सोया सोया सा था। शीरी अभी अभी सोकर उठी थी। बेरा चाय लेकर आया तो वह चैन की। ट्रे में 2 प्याले सजे थे। 3 प्याले चाय आ सके इतना बड़ा टी पॉट था। अलसाई सी शीरी ने मुस्कुराकर बेरे को संबोधित किया, इतनी चाय क्यों लाया है रे? जानता नहीं है क्या कि 1 प्याले से ज्यादा कभी चाय पीती नहीं हूँ। मैनेजर साहब ने आपको सलाम भेजा है। इच्छा प्रकट की है कि वह आपके साथ चाय पियेंगे। ओह, तो मैनेजर साहब आ रहे हैं? जी। आपकी चाय बना दूं मेम साहब? जब वह आ रहे हैं तो वह ही बना देंगे। इखलाती सी वह बोली। कहने का अंदाज कुछ इस तरह का था जैसे सभी पुरुष एक से हों। साधारण बैरे और होटल मैनेजर में कोई अंतर न हो।
कुछ ही क्षण बाद अधेर डेविड ऑस्कर मुस्कुराता हुआ आया। दिखावे मात्र के लिए शीरी ने पलंग से उठने का उपक्रम किया तो वह बोला, न वहीं ठीक हो बेबी, मैं इधर बैठेगा, हुक्म हो तो चाय बनाऊं? जरूर। शीरी के होठों पर शरारत युक्त मुस्कान थिरक उठी। उसने मौन रहकर 2 प्याली चाय बनाई। चाय की चुस्की लेते हुए ऑस्कर ने कहा, बेबी, मेरे होटल में जो भी आर्टिस्ट आती है मैं उसका सच्चा शुभचिंतक होता हूँ। यूं मैं जानता हूँ कि सीढ़ी एक के बाद एक ही चढ़ी जाती है। फौजी अफसर, डिप्लोमेट और मैजिस्ट्रेट वगैरह से दोस्ती अच्छी तो है, लेकिन अधिक लाभ की नहीं है। शीरी चौंकी। पहली बार उसने जाना कि डेविड ऑस्कर की दृष्टि साधारण नहीं, असली गिद्ध दृष्टि है। प्रकट में मुस्कुराते हुए शीरी बोली, मुझसे कोई शिकायत है मिस्टर ऑस्कर? नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी बात नहीं, बेबी अपनी बात कर रहा है। जिंदगी भर के तजुर्बे का निचोड़ यह है कि एक औरत के लिए जवानी सुनहरी मौका है। जो औरत जवानी में चूक गई सो चूक गई। जवानी के बाद तो विवाहित औरत का पति भी बीमा पॉलिसी का वारिस औरत को नहीं बच्चों को बनाता है। जब घरेलू औरत की यह हालत होती है तो एक कैबे डांसर की क्या हालत होगी। शीरी पूर्ववत मुस्कुरा रही थी। ऑस्कर कहे जा रहा था, संक्षेप में बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें पैसा कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कई साल पहले की बात है, मेरे यहाँ कैबे डांसर थी स्वीटी। गजब की समझदार साबित हुई। उसने एक ऐसे नौजवान को फांसा जिसके बाप का जूट मिल था। जैसे ही बाप मरा और बेटा जूट मिल का मालिक हुआ, उसने स्वीटी से शादी कर ली। स्वीटी बन गई शारदा। अब भी कभी कभी वह अपने पति के साथ यहाँ आती है। कभी वह मुझे झुककर सलाम करती थी, अब मैं उसे झुककर सलाम करता हूँ। मैं तुम्हारे भी ऐसे ही सुखी जीवन की कामना करता हूँ। ओह, परंतु मुझे जूट मिल का मालिक कहाँ मिलेगा मिस्टर ऑस्कर? सुना है जब से ज्योति बसु की पार्टी पावर में आई है, धनी लोग कलकत्ता से कारोबार समेट कर चले गए। कौन कहता है? और जो कहते हैं झूठ कहते हैं। कलकत्ते से कोई नहीं भागा, कलकत्ते से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन मैं जिस यात्री के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ वह कलकत्ता का नहीं, अहमदाबाद का है। ठेठ गुजराती नाम है। ओह, अजीब सा नाम है, इसीलिए तो मैंने डायरी में नोट कर लिया। जेब से डायरी निकालकर ऑस्कर बोला, उसका नाम है घरछोड़ जी रणछोड़ जी देसाई। एकदम तुम्हारे बराबर वाले कमरे में आकर टिका है। मैं तो उसे एकदम देसी टाइप का सीरियल आदमी समझ रहा था, लेकिन एक अखबार के रिपोर्टर ने मुझे बताया है कि वह व्यापारियों में चिड़ीमार है। चिड़ीमार शब्द सुनकर अनायास ही शीरी हंसी। वह कहे जा रहा था, रिपोर्टर ने मुझे बताया है कि वह अहमदाबाद को सेंटर बनाकर वहाँ काम करता है जहाँ चिड़िया होती हैं। शरणार्थी लोग आ रहे हैं न, सो ये भी आ जमा। चावल, दाल, तेल, हर मामले की सप्लाई में यह आगे रहेगा और कलकत्ते के व्यापारी झक मारेंगे। फिर तो मानना पड़ेगा कि गजब का आदमी है। वही तो बताने आया हूँ। रिपोर्टर ने मुझसे कहा है कि यह हालत तो तब है जबकि उसका और भी कुछ गड़बड़ है। बेबी, तुम्हारी नजर में वह शिकार होना चाहिए। शिकार? हाँ। कौन जाने कितने दिन रहेगा, शायद महीनों रहे। उससे शादी बना लो, साल 2 साल में मर जाएगा और तुम करोड़ों की मालकिन बन जाओगी। कौन जाने ऐसा किस्मत में है या नहीं, मैं मदद करूंगा। रिपोर्टर के अलावा मैंने उसके सेक्रेटरी से भी बात की है। मैं शुक्रगुजार रहूंगी, मैं समझ से काम लेने की सलाह दूंगा। उठते हुए ऑस्कर ने कहा, तुम भारतीय होकर इंग्लैंड की नागरिक हो और मैंने इंग्लैंड का होकर वहाँ की नागरिकता छोड़ दी। मैं अंग्रेजों को बेवकूफ मानता हूँ जो अपना कारोबार बेचकर इंग्लैंड भाग गए। भारत पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। अलबत्ता जरूरी यह है कि शिकारी कुशल चिड़ीमार होना चाहिए। चिड़ीमार। वो फिर हंसी, तैयार रहना, मैं जैसे ही उससे मिलने का अवसर पाऊंगा तुरंत ही तुम्हें अवसर जुटा दूंगा। ये सब सुनियोजित बुना हुआ जाल था। जयंत के विषय में राजेश तनिक भी चिंतित नहीं थे। वह जानते थे कि जो आदेश जयंत को दिया जाएगा उसे वह पूरा करेगा। नाक मारकर काम करने की उसकी पुरानी आदत थी। ये बात राजेश ही नहीं, लंदन बंगाल भी जानता था। इसीलिए तो जब प्रांतीय गुप्तचर विभाग के खगन साहा का फोन आया कि होटल में मामला फिट कर दिया गया है और मैनेजर के दिमाग में न केवल भूसा भर दिया है बल्कि खल और हरा चारा भी भर दिया है,
तो भिनाए हुए जयंत के सम्मुख बैठा लंदन बंगाल मुस्कुराया। सर, आपको सुनकर खुशी होगी। बको मत मिस्टर लंदन, मुझे आपकी किसी बात को सुनकर खुशी नहीं होगी। इधर प्रांतीय खुफिया विभाग में एक नया लड़का है, खगन। वो हमारे स्टाफ का ऐसा आदमी है जो बाकायदा प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर है। उसी ने तो समाचार दिया है, अंग्रेज होटल मैनेजर को उसने बढ़िया गच्चा दे दिया है। अब वह आपके स्वागत में आंखें बिछाए होगा। राजेश दास सभी कुछ तय कर गए हैं। आप गुजराती व्यापारी हैं, सरकारी सप्लाई आपका मुख्य धंधा है। आपका नाम है घरछोड़ जी रणछोड़ जी देसाई। मैं आपका नया भर्ती किया गया बंगाली सेक्रेटरी हूँ। नाम लंदन बंगाल ही चलने दीजिए। आपके लिए खादी की धोती और कुर्ता मंगाया है, चलेगा ना? लंदन, यस सर। मेरे प्यारे भाई, अपरिचित औरतों के सामने मैं घबरा जाता हूँ। फिक्र मत कीजिए। फिक्र? अजीब हो, मेरी जान निकल रही है और तुम बोलते हो फिक्र न करूँ। मैं संभाल लूंगा। सुनकर जयंत ऐसे उछला जैसे बिच्छू ने काटा हो। संभाल लूंगा? क्या संभाल लोगे? होश में तो हो मिस्टर लंदन। आप गलत समझ रहे हैं सर। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो भी परिस्थिति होगी मैं संभाल लूंगा। यह उजागर कर दिया गया है कि आपके हार्ट में कुछ गड़बड़ है। आपको बीमारी है, वह बीमारी है जो आमतौर से व्यापारियों में होती है, धड़का। सुना है न? आमतौर से ब्लैक मार्केटियरों को धड़के की बीमारी होती है। जब भी विपरीत परिस्थिति देखे तभी दिल थाम कर आंखें मूंद लें। आगे मैं संभाल लूंगा। बहुत नखरे किए जयंत ने, परंतु वही जयंत जब होटल फीनिक्स में लंदन के साथ उतरा और उत्सुक मैनेजर को निकट खड़े देखा तो मैनेजर पर उपेक्षा की दृष्टि डालते हुए लंदन से कहा, लंदन बंगाल, यस सर। क्या कीमत होगी इस बिल्डिंग की? चैरंगी पर है सर। 1.5 करोड़ से क्या कम कीमत लगेगी? एक होटल खरीदना चाहता हूँ। बधाई सर, लेकिन ऐसा नहीं। कम से कम 5 करोड़ की लागत का। मैनेजर डेविड ऑस्कर हाथ बढ़ाए जयंत की ओर बढ़ा। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।